रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ने के बाद आज जिस टेक्नोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। क्यों? क्योंकि यदि आप कभी न्यूज़पेपर के पन्नों को पलट कर देखें प्रीवियस डेट में, तो आप पाएंगे कि इसरो की उपलब्धियों से दरअसल में न्यूज़पेपर भरे हैं। और जैसे जैसे हम आगे सुनते जाएंगे निश्चित रूप में इसरो के अचीवमेंट, इसरो की उपलब्धियां ही हमको ज़्यादातर दिखाई देने वाली हैं। कहने का मतलब ये कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो ने वो माइलस्टोन इंडिया के लिए स्थापित करके दिए हैं जिनकी कभी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इतना फंक्शन, इतना वर्किंग इसरो ने इंडिया को दरअसल में करके दिया है। तो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी से संबंधित बात करना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों को हम पढ़ेंगे, लेकिन अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है प्रीलिम्स में वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा जो रॉ मटेरियल, या कहना चाहिए ज़्यादा जो बेसिक है, मैं आपको यहीं सिखा देता हूं, जिसमें आगे चल के आपको फिर से कोई दिक्कत ना हो। जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो एक बार फिर से मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से बता दूंगा और रिवाइज भी कराता चलूंगा कि याद करिए, हमने जब मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट पढ़े थे इंडिया के, तो मैंने आपको बताया था स्पेस टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट को पढ़ाते समय, तो आपकी याददाश्त और तरोताज़ा होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों के बारे में। सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने कोई संस्थान नहीं बनाया था, अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सब जगह हम देख रहे हैं कि संस्थान बनते आ रहे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार, मतलब पंडित नेहरू की जो सरकार थी, उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट को ड्रॉ नहीं किया था, बल्कि एक कमेटी बनाई थी, एक समिति बनाई थी जिसे हम इनकोस्पार कहते हैं। और इनकोस्पार को ही कहते हैं इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। कहने का सीधा सा मतलब है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरुआत कराने के लिए, या अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में शुरुआत हो, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की भारत में श्री गणेश हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में सुचारू रूप से आगे बढ़े, इसके लिए सबसे पहले कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना है, समिति बनी है, और जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को बनाया गया था साल 1962 में। इस समिति को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई, उनको भारत में अंतरिक्षी कार्यक्रमों का हम जनक मानते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने ही पुरजोर कोशिश करी, डॉक्टर होमी जे भाभा को साथ में लिया, और पंडित नेहरू से मुलाकात के बाद फाइनल में भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल कराने के लिए सबसे पहले जिस समिति की स्थापना करवाई वही समिति है, याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। मतलब यदि कोई आपसे कभी भी पूछे कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरुआत दरअसल में किसने कराया है, क्या वो कोई इंस्टीट्यूट है, तो आपको कहना है ना, वो दरअसल में एक समिति है जो 1962 में बनी थी, जिसको बनाने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब यदि हम बात करें साल 1962 से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने अपना कार्य करना शुरू किया, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इनकोस्पार का गठन कब हुआ है, इस समिति का गठन कब हुआ है, 1962 से, तो 1962 से ये समिति अपना कार्य करना शुरू करेगी। लेकिन इस समिति में कुछ ऐसे मेंबर पंडित नेहरू ने शामिल कर दिए थे जो थोड़ी से सीनियर थे, और आपको भी पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई यंग और एनर्जेटिक साइंटिस्ट थे। मतलब जो काम आज होना चाहिए वो काम अभी करने पे बिलीव करते थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और पंडित नेहरू के द्वारा स्पेस कमेटी जो इनकोस्पार कहलाती है, उसमें कुछ सीनियर साइंटिस्टों को, स्पेशली जिनको हम बोल सकते हैं बुजुर्ग साइंटिस्टों को शामिल कर दिया गया था, जिस वजह से वो कामों में थोड़ी सी लेट लतीफ़ी करते थे। कमेटी के ज़्यादातर मेंबरान का नज़रिया या काम करने का तरीका जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी क्या करते, धीरे 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 उन्होंने इसी कमेटी के साथ में काम करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। परंतु कुछ समय बाद
पंडित नेहरू जी की डेथ हो जाएगी, कुछ समय बाद लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे, उसके कुछ समय बाद निश्चित रूप में इंडियन राजनीति में बड़ा सरगर्मी चेंज आएगा, क्योंकि 62 में अटैक पाकिस्तान, 62 में अटैक हुआ हम पर, 65 में अटैक हुआ हम पर। तो कहने का मतलब है कि देश पर अटैक की मार कहीं न कहीं स्पेस रिसर्चेस के प्रोग्रामों पर पड़ी और दूसरे प्रोग्रामों पर या दूसरे रिलेटेड प्रोग्रामों पर पड़ी। फाइनल में मैं बात कर रहा हूँ, सीधे सीधे पहुंच रहा हूँ 1969, मतलब इनकोस्पार की स्थापना हुई है, याद रखिएगा 1962 में। तो 7 साल बाद, तो 7 साल बाद मतलब नया ईयर हमारे पास है 1969 और डेट है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार समिति के बहुत से मेंबरों को दरअसल में निकाल दिया गया और जो यंग और एनर्जेटिक साइंटिस्ट हैं उनको दरअसल में एंटर करा के एक नए रूप में इनकोस्पार हमारे सामने लाया गया। और इस बार इनकोस्पार का जो नया रूप हमारे सामने था उसे हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम आज इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसे आज हम इसरो कहते हैं। इसी का शुरुआत में नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसकी स्थापना 1962 को हुई थी। इसरो को बनाने वाले जो मेन साइंटिस्ट हैं इस बार भी वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इसरो जो है वो दरअसल में पुराने समय में इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था और फिर 1969 से ऑफिशियल तौर पर एक इंस्टीट्यूट स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाएगा, एक संस्थान दरअसल में इस कार्य को आगे बढ़ाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के। इसी संस्थान का नाम दरअसल में है इसरो। तो अब इसरो से रिलेटेड जो थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अपन उनको एक बार जरा देख लेते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके मेंस में भी है, हालांकि मेंस की ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको यहीं कवर करा दे रहा हूँ। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जरा आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हेडिंग है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इसरो। इसरो का पुराना नाम क्या है? तो देखिए इसरो का जो पुराना नाम है वो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। निश्चित रूप में आप में से ज़्यादातर लोग ये बता देंगे कि ये समिति जो है ये कब बनी थी? 1962 में बनी थी। अच्छा, इसरो का जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है वो कब मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया था 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार ही दरअसल में कन्वर्ट हो जाती है या रीफॉर्म हो जाती है या रीऑर्गेनाइज हो जाती है या पुनर्गठन हो जाता है इसरो के रूप में। मतलब जिसे पुराने टाइम पे हम कभी इनकोस्पार कहा करते थे, आज नए समय पे या नए टाइम पे 1969 से हम उसे इसरो कहने लगेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है बेटा जी, याद करिए। जैसे आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च कहते हैं, उसे शुरुआत में 1954 में हम परमाणु ऊर्जा संस्थान या परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान कहा करते थे। याद रहेगा ये चीज़? अच्छा, अब उससे भी इम्पॉर्टेंट, इसरो के जो संस्थापक हैं निश्चित रूप में उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को स्थापित करने का श्रेय जाता है, क्योंकि अंतरिक्षी कार्यक्रमों को शुरू कराने वाला जो शुरुआती कमिटी है इनकोस्पार, वो किसने बनाया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई के दिशा निर्देशन में बना था। आज जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो के बनाने में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो यदि मैं आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही सबसे पहले स्पेस रिसर्च इंडिया में शुरू हो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी की स्थापना करी थी। हालांकि ये कमेटी जो है पंडित नेहरू और डॉक्टर होमी जे भाभा के प्रयासों से बनी थी, जिसे हम इनकोस्पार कहते हैं। अब इसके बाद यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है,
तो जी हाँ, इसरो का हेड ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटक में। और बेंगलुरु और कर्नाटक जो है, याद रखिएगा, यहाँ किसका हेड ऑफिस भी है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, HAL का हेड ऑफिस भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो फाइटर जेट और फाइटर प्लेन बनाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास करता है ये संस्थान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो का कार्य क्या है। तो इसरो का कार्य आप तब पढ़ें जब आप इसरो के मोटिव के बारे में जानते हो, क्योंकि यदि आपको इसरो का मोटिव समझ में आ गया तो आप इसरो के कार्य को बड़े आराम से बता देंगे। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसरो का मोटिव है, याद रखिएगा। और इसी मोटिव से हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसरो का कार्य क्या होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से, क्योंकि इसरो कौन सी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, निश्चित रूप में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से मानव को आवश्यक और बुनियादी सुख सुविधाएं मुहैया कराना। बुनियादी सुख सुविधाएं मुहैया कराना। अच्छे से सुनेगा मेरी बात। जब सबसे पहले ये प्रपोजल स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पंडित नेहरू के आगे रखा, तो यही स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों को दरअसल में पूरा किया जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जो काम सरकार करती है वो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी करेगी। बिना डरे बिना झिझके विक्रम साराभाई ने कहा था, हाँ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वो भी कर सकती है जिसको सरकारें भी नहीं कर सकती। और आने वाले समय में ये बात सच साबित भी हुई। कहने का सीधा सा मतलब है कि आज हम दूर संचार के क्षेत्र में देखें, आज हम पृथ्वी के गर्त में उपस्थित खनिजों का पता लगाने की बात करें, पृथ्वी की सतह पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, पृथ्वी की सतह पर हो रही गतिविधियों का पता करें, है ना। कहने का मतलब है कि आज के समय पे बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं मानव के, वो स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से ही सार्थक हो पाए हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको करने में स्पेस टेक्नोलॉजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये हमारे मेंस का भी चैप्टर है, और मेंस में किस तरह से आप आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसका एक ये व्यवस्थित नज़ारा है, एकदम बेहतर आंसर फॉर्मेटिंग। तो आप इन क्लासों को सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास ना समझें, निश्चित रूप में ये मेंस से रिलेटेड ही हैं पूरी क्लासें। और आप फाइनल में पाएंगे कुछ समय बाद आपकी सोच और समझ जब विकसित होगी तो आप पाएंगे कि दरअसल में ये सब चीज़ें प्रीलिम्स की तो है ही नहीं, ये सारी चीज़ें तो मेंस की हैं। लेकिन हमने इस तरह का स्टडी मटेरियल तैयार किया है आपके लिए कि प्रीलिम्स भी आपकी ना छूटे, मेंस की अप्रोच भी आपको दरअसल में पता चलती चले। याद रहेंगी चीज़ें, और ऑब्वियसली सी बात है याद रहना भी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो इसरो के बारे में बात हो चुकी है, अब हम देखते हैं इसरो की उपलब्धियां क्या क्या हैं। हर दिन जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो कोई ना कोई इसरो की अचीवमेंट होती है, इसरो की उपलब्धि होती है। बहरहाल बात करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक अच्छा, इस तरह के जो डायग्राम होते हैं उनसे आप कंफ्यूज मत होया कीजिए कि दरअसल में इन डायग्रामों को देखने का मकसद कुछ नहीं, केवल और केवल अपनी स्लाइडों को और चीज़ों को बेहतर बनाना है ना, और इसका कुछ भी मकसद नहीं कि आप साइंटिफिक प्रेजेंटेशन लगाएं कि यार ये चीज़ यहाँ क्यों आई, इस पे दिमाग खपाने की बजाय आप दिमाग इस पर लगाएं कि ये जो पॉइंट है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसरो के अचीवमेंट की, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसरो की स्थापना कब हुई बेटा जी, तो आप बोलेंगे सर इसरो की स्थापना कमेटी के रूप में 62 में हुई थी। इसरो नामकरण हुआ है 1969 को 15 अगस्त को। अब इसरो की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि आपको बहुत अच्छे से पता है कि 19 अप्रैल 1975, डेट जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब इस स्लाइड का। हालांकि हर स्लाइड में आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो 19 अप्रैल 1975 याद रखिएगा, इस डेट को दरअसल में इंडिया ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह
जिसको हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं, इसको हमने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तो भारत ने अपना सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसे आर्यभट्ट कहा जाता है, वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। निश्चित रूप में इस आर्यभट्ट उपग्रह को बनाया किसने होगा? बनाया था इसरो ने। लेकिन इसरो के कुछ सेंटर होते हैं जिनकी मदद से इसरो ये काम करता है। तो ठीक इसी तरह से आर्यभट्ट को दरअसल में जिस सेंटर में बनाया गया था वो आईसेक था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जितने भी सैटेलाइट इंडिया के जो होते हैं वो एक इंस्टीट्यूट बनाता है, इसरो का एक सेंटर बनाता है जिसे आईसेक कहते हैं, इंडियन सैटेलाइट सेंटर, जिसका हेड ऑफिस भी वही है जहां इसरो का हेड ऑफिस है, मतलब बेंगलुरु। अब अभी जो है एक सबसे कमाल की चीज मैं आपको बता दूं, इसरो को भारतीय भूमि से प्रक्षेपित नहीं किया गया था। इसरो को दरअसल में रशियन स्पेस एजेंसी, जिसको हम रॉसकॉस्मोस कहते हैं, वहां पे दरअसल में एक लॉन्च पैड है, वहां एक प्रक्षेपण स्थल है जिसको हम कहते हैं कापुस्तिनयार लॉन्च पैड। और कापुस्तिनयार लॉन्च पैड दरअसल में हमारा नहीं है, रशिया का था। रशिया का ही हमने दरअसल में एक प्रक्षेपण यान लिया था जिसको कहते हैं इंटरकॉस्मोस 3M। तो इंटरकॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान और कापुस्तिनयार लॉन्च पैड की मदद से दरअसल में हमने आर्यभट्टा को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। तो यदि कोई आपसे पूछे कि किस देश के साथ में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की है, तो रूस के साथ में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की है। किस स्पेस एजेंसी के साथ में इसरो ने अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की, तो रॉसकॉस्मोस। तो ये दरअसल में रशिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी को इसरो कहते हैं, यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम सुपरको है। इसी तरह से यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है। कहने का मतलब ये है कि जनरली जो स्पेस एजेंसी होती हैं उन पे सरकार का मालिकाना हक होता है, लेकिन यूएसए दरअसल में दुनिया का पहला वो देश बना जिसने अपने देश में प्राइवेट स्पेस एजेंसी बनाने की दरअसल में दरखास्त दी और उसको कमिट भी किया था। आपको मुझे बताना है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा है, जो गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है ना, जैसे इंडिया में इसरो है। यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इस क्वेश्चन को, और यदि आप नहीं बताएंगे तो आगे मैं इसका जवाब खुद ही दे दूंगा। तो पहला आपको क्लियर हुआ पॉइंट कि आर्यभट्टा को हमने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, लेकिन इंडिया से नहीं, विदेशी भूमि से, है ना, रशिया से। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008, डेट आपको जरूर याद रखनी है। इस पर्टिकुलर टाइम पे इसरो के जो चेयरमैन थे, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इसरो के चेयरमैन का मतलब होता है इसरो का अध्यक्ष, लेकिन इसरो का अध्यक्ष ना बोल के हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं इसरो का चेयरमैन। तो इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर सतीश धवन। और जिस डेट को ये टाइमिंग लिखी है 22 अक्टूबर 2008, इस डेट में इसरो के चेयरमैन हैं माधवन नायर। नाम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और माधवन नायर वो व्यक्ति हैं जिनको भारत में डीप स्पेस प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछा जाए कि अगाध अंतरिक्ष का पिता किसे कहते हैं, तो अगाध अंतरिक्ष का जो पिता है, याद रखिएगा, वो माधवन नायर को कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये डीप स्पेस क्या कहलाता है और माधवन नायर को क्यों इतनी हम तवज्जो दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन हमने किया था। क्लियर है ये चीज? 5 नवंबर 2013 को मिशन ऑफ मार्स किया हमने। ये एमपीपीएससी मेंस ऑलरेडी पूछ चुका है, MOM के नाम से। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा मॉम का फुल फॉर्म, मिशन ऑफ मार्स। तो मिशन ऑफ मार्स कब हुआ? 5 नवंबर 2013 को। और 2014 को मंगल की कक्षा में स्पेस प्रोब को स्थापित करने वाली सबसे पहली स्पेस एजेंसी बन जाती है इसरो, वो भी अपने सबसे पहले प्रयास में। तो ये दरअसल में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था
कि अपने पहले ही प्रयास में जो स्पेस प्रोब है उसको मंगल की कक्षा में स्थापित किया। किसने? निश्चित रूप में इंडिया ने। तो इसलिए आपने शायद देखा होगा कि 2000 रुपए के नोट पर, याद रखिएगा ये चीज, 2000 के नोट पर जिस इसरो के अचीवमेंट का जिक्र है वो यही अचीवमेंट है, मिशन ऑफ मार्स। याद रहेगा। तो अपने पहले प्रयास में करने वाला ऐसा पहला देश इंडिया बना। लेकिन यदि हम बात करें कि मंगल पर अपने स्पेस प्रोब को कौन कौन पहुंचा चुका है, तो एशिया में इस तरह से अगर हम बात करें तो एशिया में हमारी पोजीशन नंबर 1 है। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में दरअसल में हम चौथे नंबर की कंट्री हैं जिसने मंगल पर कोई मिशन किया है। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, हाँ, पहले प्रयास में पूरे कंट्रीज में नंबर 1 पर है। पहले प्रयास, जैसे इससे पहले कोशिश किसने करी होगी? यूएसए ने, यूएसएसआर ने करी होगी, चाइना ने करी होगी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इंडिया ने अपने पहले प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में दरअसल में स्पेस प्रोब को स्थापित करके उससे इंफॉर्मेशन ले ली। याद रहेगा ये चीज। ऐसा ही 15 फरवरी 2017 को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये PSLV C-37 दरअसल में ये PSLV का एक डिवीजन होता है। PSLV इसरो का एक प्रक्षेपण यान है। इसकी सहायता से दरअसल में 104 सैटेलाइट, जिसमें से लगभग 103 सैटेलाइट जो हैं, याद रखिएगा, नैनो थे। और ये नैनो सैटेलाइट में से 96 सैटेलाइट यूएसए के थे। एक इंडिया का सैटेलाइट था कार्टोसैट 2। इसको अंतरिक्ष की विभिन्न कक्षाओं में दरअसल में छोड़ा गया था। तो पहले ये पॉइंट 15 फरवरी 2017 को PSLV रॉकेट से 104 सैटेलाइटों को जो छोड़ा था, ये विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी, नाम है स्पेस एक्स, मैं नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। इसके फाउंडर का नाम क्या है? जो टेस्ला कंपनी के दरअसल में फाउंडर हैं, मतलब एलन मस्क। और एलन मस्क ने ही स्पेस एक्स, जो कि यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, यहीं पर उन्होंने एक रॉकेट बनाया फॉल्कन 9। और फॉल्कन 9 रॉकेट से, ये फॉल्कन 9 रॉकेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया का PSLV GSLV है ना। तो फॉल्कन 9 रॉकेट से एक बार में 143, आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म, लेकिन हम इसको 143 मतलब 143 सैटेलाइटों को स्पेस में पहुंचाया गया। 143 सैटेलाइटों को स्पेस में पहुंचाया गया, ये पहला अचीवमेंट है। तो इस तरह से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि फॉल्कन 9 एक रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। अब ये क्या है, इनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फॉल्कन 9 नामक रॉकेट से 143 सैटेलाइटों को स्पेस की विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अब टूट चुका है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो अब सेकंड नंबर पर आता है। याद रखिएगा ये चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 किया। और चंद्रयान 2 में हमने जिस प्रक्षेपण यान की मदद ली वो था GSLV मार्क 3। और आपको पता है GSLV मार्क 3 अपने साथ सबसे ज़्यादा पेलोड को अंतरिक्ष में ले गया, लगभग 4 टन। इसलिए GSLV मार्क 3 को हम कहते हैं इसरो का बाहुबली, या इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से आप अभी इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ना परेशान होइएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनकी डेट, इनके नंबर आप याद करिएगा। जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाता चलूँगा ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगती चलेंगी, ठीक है। तो किसी तरह से इन पर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी आपको याद आ रहा है या जो भी आप समझ पा रहे हैं आराम से उसको पढ़िएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चलूँगा। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि DRDO जो सेंटर है वो जो भी काम करता है, तो DRDO सेंटर जो भी काम करता है बेटा जी, वो कितने सेंटर की मदद से करता है? तो DRDO जो काम करता है वो अपने 8 सेंटर की मदद से करता है। इसरो अपना जो भी काम करता है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रसार करना इसरो का मेन काम है, इनमें इसरो, अच्छे से सुनिएगा, 6 सेंटर की मेजरली मदद लेता है।
मतलब लगभग इसरो की मदद के लिए अगर हम देखें तो 50+ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती हैं, लेकिन जो मेन मुख्य ब्रांचेस हैं या इसरो की जो मुख्य शाखाएं हैं उनका नंबर 6 है, जिनकी मदद से इसरो दरअसल में अपने कार्यों को अंजाम देती है। तो आपका प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि निम्नलिखित में से कौन इसरो की मुख्य शाखा में नहीं आता है। तो आपको 6 के 6 इसरो की शाखाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उनका हेड ऑफिस कहाँ है पढ़ना होगा, किस स्टेट में है वो पढ़ना होगा, और क्या काम है प्रीलिम्स में ये तो जरूर पता करना होगा। और यहीं से मैं आपको एक एक करके मेंस की चीज़ों को भी शॉर्ट में इजीली बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 6 मेजर सेंटर ऑफ इसरो। जब भी हम इसरो के 6 मेजर सेंटर पढ़ते हैं तो मेरी ये शुरुआत से आदत रही है कि स्टूडेंट को बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए, उसको रियलिटी पहले बता दी जाए। बहुत से टीचर जनरली क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें लास्ट के लिए छुपा के रखते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं चीज़ें पहले ही धागा खोलने में बिलीव रखता हूँ, है ना। अब ध्यान से सुनेगा, इसरो के 6 मेजर सेंटर होते हैं, लेकिन आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये इसरो के 6 प्रमुख सेंटर में नहीं आता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को लगेगा इसकी स्टेब्लिशमेंट इसरो से पहले हो चुकी थी, तो निश्चित रूप में ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या ये इस निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इसरो के साथ में भागीदार बन के काम करेगी। बिल्कुल नहीं, ये इसरो की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आप जरूर याद रखिएगा, PRL। शुरुआत में यहीं से करता हूं और कहानी थोड़ी पीछे से बताता हूं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। बात है मतलब PRL कैसे बना, मैं आपको ये बता रहा हूं और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब से होती है? 1 सितंबर 1939 से। आपने सुना होगा कि हिटलर जो पर्सन था, जर्मनी का व्यक्ति था हिटलर, उसने ब्रिटेन के एक उपनिवेश जिसको पोलैंड कहते हैं उस पर अटैक कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, है ना। इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा। अब सुनिए मुद्दे की चीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था तो इस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई और उन्हीं के कलीग हैं, उन्हीं के सह पाठी बोल सकते हैं या मित्र बोल सकते हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे के लिए तो बहुत ही बड़ा मकाम रखते हैं। अभी हम इनको कलीग मान सकते हैं, सहपाठी मान सकते हैं। ये दोनों के दोनों ब्रिटेन में पढ़ रहे थे और कॉस्मिक रे रेडिएशन पे काम कर रहे थे। याद रखिएगा, दोनों कॉस्मिक रे रेडिएशन पे काम कर रहे थे, ब्रिटेन में पढ़ रहे थे, वही यूनिवर्सिटी जो वहां की है ना, वहां पर पढ़ रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इन दोनों लोगों को, मतलब होमी जे भाभा को, जिनको भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई को, जिनको भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहते हैं, इन दोनों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर यहाँ इंडिया आना पड़ा। जैसे ही ये इंडिया आते हैं फिर ये दोबारा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए ब्रिटेन यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं, मतलब फिर पूरा का पूरा इनका जो टाइम है फिर इंडिया में लग जाता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, इसी दौरान जब ये इंडिया आते हैं तो दोनों के दोनों कॉस्मिक रे रेडिएशन पे काम कर रहे होते हैं, कहाँ? ब्रिटेन में। लेकिन जब ये इंडिया आते हैं तो डॉक्टर होमी जे भाभा को कार्य करने का मौका मिलता है या उनको एक चिट्ठी मिलती है एनरिको फर्मी के साथ काम करने की, जो USA में न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। डॉक्टर होमी जे भाभा इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाना नहीं देना चाहते और वो तत्काल साल 1942 में ही निकल जाते हैं एनरिको फर्मी के पास USA और न्यूक्लियर रिएक्टर की बारीकियों को सीखने लगते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं वो अपने फादर के कामों में हाथ बटाने के लिए दरअसल में गुजरात आ जाते हैं, अहमदाबाद आ जाते हैं। उनके फादर जो हैं गुजरात अहमदाबाद में बहुत बड़े दरअसल में एक व्यक्तित्व हैं जो कि आज़ादी के कामों में भी दरअसल में संलग्न रहते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जे भाभा दोनों अलग अलग दिशा में जा चुके हैं। एक एनरिको फर्मी के पास जा चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बारीकियां सीखने के लिए, और निश्चित रूप में एक जो हैं वो अपने फादर के कामों में हाथ बटाने के लिए गुजरात आ चुके हैं। सडनली होता यह है कि साल 1942 में USA, इन दोनों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट समझिए, साल 1942 में दरअसल में USA
ने एटम बम बना लिया रॉबर्ट ओपनहाइमर के दिशा निर्देशन में। इस बात ने डॉक्टर होमी जे भाभा को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया और वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने के बजाय एटम बम कैसे बनाया जाए इस दिशा में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई भी अपने फादर के कामों को पूरी तरह से ओके करके वो स्पेस रिसर्च को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इंडिया में, इसको बढ़ाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहानी यहां से शुरू होती है। डॉक्टर भाभा का मोटिव है एटम बम को बनाया जाए, मतलब परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए। याद रहेगी चीज। डॉक्टर विक्रम साराभाई का मानना है कि स्पेस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। तो दोनों का लक्ष्य एकदम क्लियर हो चुका है कि एक स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहता है आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहता है डॉक्टर होमी जे भाभा। इसीलिए आपने शायद सुना होगा साल 1944 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर होमी जे भाभा सर दोराबजी टाटा को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक वित्तीय पत्र लिखते हैं जिसमें भारत में नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान शुरू कराने की बात करते हैं। और सर दोराबजी टाटा उस चिट्ठी को पढ़ के मुंबई में कोलाबा बीच के किनारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनवा देते हैं। तो इस लड़ाई में पहला इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का खड़ा किया डॉक्टर भाभा ने। भला विक्रम साराभाई भी क्यों पीछे रहते। विक्रम साराभाई ने अपने खुद की प्रॉपर्टी, अपने खुद के पैसों के दम पर साल 1945 से ही भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है इसको बनाना शुरू किया अहमदाबाद में। याद रखिएगा, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट लैब बनकर तैयार हो पाई साल 1947 से। और साल 1947 से विक्रम साराभाई के दिशा निर्देशन में PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने अपना काम करना स्टार्ट किया। आज के समय पे PRL जो है ये विश्व स्तरीय खगोलशाला में काउंट होता है। मतलब अंतरिक्ष भौतिकी की यदि आपको स्पेस से रिलेटेड फिजिक्स पे स्टडी करनी है तो नंबर 1 पोजीशन पर यही जो शीर्ष इंस्टीट्यूट है या एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये आती है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारत में सबसे पहली शाखा कौन सी है, स्पेस रिसर्च को सबसे पहले किसने शुरू करवाया हिंदुस्तान में, तो याद रखिएगा PRL ने शुरू कराया। न्यूक्लियर रिसर्च को हिंदुस्तान में किसने शुरू कराया, TIFR ने शुरू कराया। कहने का सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने PRL की स्थापना में अपना ज़्यादातर टाइम दिया स्टार्टिंग में, और डॉक्टर होमी जे भाभा ने TIFR को स्टेबल करने में अपना ज़्यादा योगदान दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी कि PRL कहाँ पर है, अहमदाबाद। किसने बनाया, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। यही मैंने एक चीज़ लिखी है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। अच्छे से देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। नेशनल भौतिक प्रयोगशाला या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का हेड ऑफिस कहाँ है बेटा जी, कोलकाता। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का हेड ऑफिस कहाँ है बेटा जी, याद रखिएगा अहमदाबाद। तो कहीं गलती ना कर दीजिएगा, इसलिए ये दोनों इंस्टीट्यूट मैंने जानबूझकर यहाँ लिखे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसरो अपना जो भी काम करता है वो 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से करता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसरो अभी जो भी काम कर रहा है उसके हेल्पिंग के लिए 6 मुख्य शाखाएं हैं जो कार्य कर रही हैं। तो पहले आपको मैं जल्दी से सिर्फ ये बता देता हूं कि कौन कौन सी शाखाएं जो हैं वो इसरो के साथ में कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, लिखा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको VSSC कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको SDSC कहते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा है इसरो उपग्रह केंद्र ISEC। याद करिए, मैंने आपको बताया था इंडिया का पहला कृत्रिम उपग्रह नाम क्या है, आर्यभट्टा। कहाँ बना था, यहीं बना था, ISEC में बना था। इसके जस्ट बाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसको SEC कहते हैं। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र जिसको LPSC कहते हैं। और सबसे लास्ट में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
कहने का मतलब ये है बेटा जी कि ये इसरो के दरअसल में 6 मुख्य शाखाएं हैं। इसरो जो भी अपना काम करता है इन्हीं की हेल्प से करता है, और इन मुख्य शाखाओं में पीआरएल है क्या? नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसरो के जो 6 मुख्य सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। अब इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बड़े आराम से जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको प्लीज़ आप जिस तरह से समझा रहा हूँ अभी आप समझ लीजिएगा। यदि आपको समझ भी है तो भी ठीक है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर आप कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आप ही के काम आएगी। जैसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले, यदि मैं पूछूं इसरो का सबसे पहला केंद्र कौन सा है? इसरो का जो सबसे पहला केंद्र वही इसरो का सबसे बड़ा केंद्र भी है, नाम है VSSC। हिंदी में क्या बोलते हैं अच्छे से देख लीजिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ स्थापित है ये संस्थान? तो आपको बोलना है कि ये संस्थान, सबसे पहले हम स्टेट का नाम बताएंगे, तो ये संस्थान स्थापित है केरला में। केरला में कहाँ स्थापित है? तो केरला में जो एक जगह है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, सेकंड वर्ड ये बोलेंगे, और तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिसको हम थुम्बा कहते हैं। यहाँ दरअसल में VSSC को स्थापित किया गया है। तो यदि आप कोई आपसे पूछे कि बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आपको ये तीनों वर्ड सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। द फर्स्ट वन केरला, सेकंड तिरुवनंतपुरम एंड थर्ड वाज थुम्बा। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब चलते हैं दूसरी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है, याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं श्रीहरिकोटा। आइलैंड का मतलब है यहाँ ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं, तो यहीं पर हमने SDSC को बनाया है। और यहीं श्रीहरिकोटा द्वीप के पास में, याद रखिएगा, एक लेक है, एक झील है जिसे कहते हैं पुलिकट लेक, या जिसे कहते हैं पुलिकट झील। याद रहेगी ये चीज ऐसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट लेक के पास है या पुलिकट झील के पास है? तो निश्चित रूप में SDSC है। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसा है ये। इसके जस्ट बाद में आईसैक जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आप खुद ही देखिए और बताइए आईसैक का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसैक इसरो उपग्रह केंद्र, ये दरअसल में आईसैक है। और आईसैक जो है ये वहीं पर स्थापित है जहां पर इसरो का हेड ऑफिस है। जहां इसरो का हेड ऑफिस है वहीं HAL का हेड ऑफिस है, मतलब बेंगलुरु कर्नाटक। याद रहेगा ये चीज। तो इसरो के 3 मेजर सेंटर हो चुके हैं, VSSC हो चुका है, सतीश धवन हो चुका है और आईसैक हो चुका है। तीनों के हेड ऑफिस स्टेट वाइज बताइए। द फर्स्ट वन इज केरला, सेकंड वन आंध्रा एंड थर्ड वन इज अ कर्नाटका। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलते हैं आगे। अब इसरो का चौथा सेंटर कौन सा है बेटा जी? तो इसरो का जो चौथा सेंटर है, याद रखिएगा, वो सैक लिखा है कि आईसैक लिखा है, पहले आप खुद ही देख लीजिए। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, निश्चित रूप में कहाँ स्थापित है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। याद रहेगा ये चीज। अब बात करते हैं कि सैक जो है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थापित है। याद रखिएगा आईसैक कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। सैक कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। फिर द्रव प्रणोदन प्रणाली, मतलब नंबर 5 जो इंस्टीट्यूट है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, मतलब इसरो का छठवां और आखिरी मुख्य जो केंद्र है उसका नाम है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर है बेटा जी? निश्चित रूप में हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसरो का पहला सेंटर कहाँ पर है? आप बोलेंगे केरला में। इसरो का दूसरा सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसरो का तीसरा सेंटर कहाँ है? कर्नाटका में। इसरो का चौथा सेंटर कहाँ है? गुजरात में। इसरो का लास्ट सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में। लेकिन जब आपकी नजर पड़ेगी द्रव नोदन प्रणाली केंद्र पर, तब आपको दरअसल में एक हेड ऑफिस नहीं दिख रहा होगा, 3 हेड ऑफिस दिख रहे होंगे। तो ये 3 हेड ऑफिस जो हैं
इनमें से मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इन तीन तीन हेड ऑफिस में से पहला हेड ऑफिस है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम, केरला में। मतलब द्रव प्रणोदन प्रणाली, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलपीएससी। अब मैं यही वर्ड बोलूंगा, याद रखिएगा। तो एलपीएससी जो है इसका पहला सेंटर केरला में है, दूसरा सेंटर कर्नाटक में है, मतलब बेंगलुरु मतलब कर्नाटक, और तीसरा सेंटर जो है वो तमिलनाडु में है। तो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर पूछते हैं, याद रखिएगा, है ना, कि इसरो के उस सेंटर का नाम बताओ जिसके हेड ऑफिस तीन जगह है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। आंसर है एलपीएससी। याद रहेगा ये चीज। तो पहले हमने बेसिक देख लिया। अब इसके बाद आती है इनको डिटेल करने की बारी। बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये चैप्टर जो अब आप पढ़ने वाले हैं ये आपके मेंस में भी काम आता है, प्रीलिम्स में तो काम ही काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत सारी वैसी चीजें पता चलने वाली हैं जिसके कारण आप न्यूज़पेपर में अब चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा जल्दी से देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो जो भी काम करता है मुख्य कितने सेंटर की मदद से करता है? 6 सेंटर की मदद से करता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि इसरो के 6 मेजर सेंटर कौन कौन सा काम करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक से समझिए। जो पहली स्लाइड होगी इसमें थियोरेटिकल लिखा होगा, ये सभी 6 में करेंगे हम। नेक्स्ट जो पेज आएगा उसमें मैं हाथ से चीज़ें ड्रॉ करूंगा। आप भी कॉपी पर उन चीज़ों को यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप में बनाते चलिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये सेशन। मतलब मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बता दूंगा, तो निश्चित रूप में आपको फिर आगे चल के कोई भी बड़ी बड़ी बुकें आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर की चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपके नॉलेज में थोड़ी सा इजाफा होगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत जरूर मेरे साथ कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसरो का जो सबसे पहला सेंटर है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है कि इसरो का सर्वप्रथम सेंटर, इसरो का सबसे पहला सेंटर कौन सा है? तो इसरो का सर्वप्रथम जो सेंटर है, इसरो का सबसे पहला जो केंद्र है वो कौन सा है? नाम है उसका वीएसएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कब बना था ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? आंसर है जिस सन में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को स्टार्ट करने के लिए एक समिति बनी थी। मतलब सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रमों को स्टार्ट करने के लिए बताओ क्या बनेगा? इनकोस्पार। इनकोस्पार अपना सबसे पहला काम क्या करेगी? इनकोस्पार अपना सबसे पहला काम करेगी वीएसएससी सेंटर को केरला में बनाएगी। इसको बनाने का मेन श्रेय किसको जाता है? वीएसएससी को बनाने का मेन श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई 1-2 साल बाद इसी इंस्टीट्यूट के कारण ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने लगेंगे। मतलब आपसे यदि कोई आगे क्वेश्चन पूछे कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आप अभी से आंसर तैयार रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब यदि कोई आपसे पूछे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, मैंने आपको समझाया था केरला में है। केरला में कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में कहाँ पर? थुम्बा। और थुम्बा दरअसल में एक गांव है जहाँ मछुआरे रहते हैं। थुम्बा को मछुआरों का गांव भी कहते हैं। इसी मछुआरों के गांव में एक जगह है मैगडलेन चर्च। कौन सी जगह है बेटा जी? मैगडलेन चर्च, ये डा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैगडलेन चर्च दरअसल में पादरियों के पूजा का दरअसल में वो स्थल है जहां यीशु को याद किया जाता है, जो ईश्वर का बेटा है उसकी दरअसल में उपासना की जाती है। मैगडलेन चर्च जहां ईसाइयों का धार्मिक गण था, उसी चर्च में वीएसएससी स्थापित किया है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। आप जरा कल्पना कीजिए कि जब पहली बार डॉक्टर विक्रम साराभाई केरल के मैगडलेन चर्च में गए होंगे और कहा होगा वहां के पादरी से कि आप अपने इस चर्च को कहीं और ले जाकर शिफ्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कार्य होगा और यही चर्च हम दरअसल में चुनते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ इसी चर्च में ऐसा क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में धीरे धीरे मैं आगे राज खोलूंगा।
दरअसल में इसी चर्च को सबसे पहले वीएसएससी के रूप में चुना गया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये कौन बनेगा केबीसी तक में क्वेश्चन आ चुका है और निश्चित रूप में ये काफ़ी हायर अमाउंट में भी पूछा गया है कि वीएसएससी जिसे आज हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं, ये रियल मायने में क्या है? तो ये रियल मायने में मैगडलिन चर्च में स्थापित है। कभी आप वीएसएससी की फोटो देखना नेट पर तो आपको चर्च वाला ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका काम क्या होता है। जब आप काम समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल मायने में वीएसएससी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए अब हमको चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन आप बिल्कुल कार्य पढ़ सकते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो निश्चित रूप में आपने कार्य पढ़ लिया होगा कि रॉकेटों जैसे साउंडिंग और लॉन्चिंग रॉकेट का निर्माण कराना। अब जो चीज मैं ड्रॉ करूंगा इनको आप जरूर बना लीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमेशा एक स्लोगन ही रहेगा जो आपके साथ कभी भी ऐसा पेज आपको मिलेगा, मतलब मैं यहाँ राइट कर दूंगा तो आप भी जरा देख लीजिएगा। इसमें सिंपल सा वर्ड बोला गया है कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। दरअसल में इम्पॉसिबल वो वर्ड है जिसके थ्रू खुद ही दरअसल में ये चीजें हो जाएंगी। तो मोटिवेशन बहुत हुआ। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रांग है तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए। अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या बना? आप बोलेंगे इनकोस्पार बना। इनकोस्पार कब बना? 1962 में बना। कहां पर बना? बेंगलुरु कर्नाटक में बना। निश्चित रूप में ये चीज आपको एकदम क्लियर है। इनकोस्पार जिस सन में बना उसी सन से इनकोस्पार ने अपनी जवाबदारी संभाली और 1962 में ही इस बार जगह है केरला में इन्होंने वीएसएससी बनवाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। याद रख लीजिएगा, इनकोस्पार 1962 में बना। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। उसी साल से जैसे ही बन गया अब उसके बाद काम करना शुरू करेगा। तो पहला काम वीएसएससी ने पहला काम इनकोस्पार ने यह किया कि वीएसएससी को बनाने के लिए 1962 में केरला से काम करना शुरू कर दिया। मतलब वीएसएससी का निर्माण कब से शुरू हो गया? 1962 से। अब ध्यान से सुनेगा, कहानी यहां चेंज हो रही है। शुरुआत से ही हम केरला में कि थुम्बा में जो इंस्टीट्यूट है उसे हम वीएसएससी के नाम से नहीं जानते बेटा। शुरुआत में इसका नाम था, मतलब वीएसएससी का नाम था TERLS। TERLS का मतलब होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये है TERLS का फुल फॉर्म। तो इनकोस्पार ने अपना सबसे पहला काम यही किया था कि TERLS की स्थापना करवाई थी केरला के थुम्बा में और मैगडलिन चर्च में। याद रहेगा? अच्छा, और इसी TERLS का नाम जो है याद रखिएगा, ये कुछ समय बाद वीएसएससी हो जाएगा। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वीएसएससी का पुराना नाम क्या है, तो TERLS है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अब सवाल पैदा होता है कि ये नाम चेंज क्यों हुआ? TERLS से नाम वीएसएससी क्यों हुआ और कब हुआ? तो इसके पीछे दरअसल में एक व्यक्ति की मौत जुड़ी हुई है। दरअसल में 30 और बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं 12/1971 इस डेट को डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ हो गई। अब मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा कभी भी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगा बेटा जी? वीएस। तो वीएस की डेथ हो गई कब? 30/12/1971 को। इसी वजह से अच्छे से सुनिएगा, उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, फिर उनको जलाएंगे, तो अगला साल 2-3 दिन में अगला साल क्या शुरू हो जाएगा? 1972। तो यदि आपसे कोई पूछे कि
TERS जो संस्थान है, जिसको किसने बनाया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बनाया था। कब बनाया था? 1962 में। 10 साल के बाद साल 1972 में TERLS को नए नाम से जाना जाने लगेगा, VSSC। मतलब TRLS 1962 में बना था। 1971 में आप खुद देखिए विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। इसी वजह से VSSC नाम पड़ जाता है TRLS का। तो 1972 से कौन सा नाम चलता आ रहा है? याद रखिएगा, VSSC। तो अगर आपसे कोई पूछे कि VSSC का पुराना नाम क्या है, तो TRLS है। अब इसके बाद काम क्या होता है, जरा इसको हमको समझना है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे। जो ये स्टेशन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, ये काम क्या होता है यहाँ, तो ध्यान से समझिएगा। दरअसल में स्पेस टेक्नोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रॉकेट। अब ये रॉकेट क्या है, इनको हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले आपको यदि रॉकेट समझना है तो आपको रॉकेट के 2 टाइप समझने होंगे। तो रॉकेट के 2 टाइप में से जो सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट जो प्रकार है, उसको हम कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। कौन सा रॉकेट बोलते हैं बेटा जी? साउंडिंग रॉकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिज्ञापी रॉकेट। और साउंडिंग रॉकेट और परिज्ञापी रॉकेट दरअसल में एक ही चीज है। ये वो रॉकेट होते हैं जिनकी जरिए से या जिनकी मदद से वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो रॉकेट का पहला टाइप कौन सा हो गया? साउंडिंग रॉकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिज्ञापी रॉकेट। रॉकेट का दूसरा टाइप होता है, सेकंड टाइप जो होता है, उसे हम कहते हैं लॉन्चिंग रॉकेट। और ये जो लॉन्चिंग रॉकेट होते हैं, इन्हीं को कहते हैं दरअसल में हम प्रक्षेपण यान। और प्रक्षेपण यान की मदद से ही, अच्छे से समझिएगा, हम कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? निश्चित रूप में लॉन्चिंग रॉकेट। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है, इसरो का सबसे पहला सेंटर कौन सा है? VSSC, जिसको शुरुआत में क्या बोलते थे? TRLS। अच्छे से सुनेगा। रॉकेट का पहला टाइप कौन सा है? साउंडिंग रॉकेट। रॉकेट का दूसरा टाइप कौन सा है? लॉन्चिंग रॉकेट। दोनों रॉकेटों का मैन्युफैक्चर या दोनों रॉकेटों का निर्माण, एम मतलब मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण, तो दोनों रॉकेटों का जो निर्माण होता है वो होता है VSSC में। और दोनों रॉकेटों का मतलब है कि सभी प्रकार के रॉकेट, क्योंकि रॉकेट तो 2 ही हैं, तो लॉन्चिंग रॉकेट भी कहां पर बनते हैं? VSSC में। साउंडिंग रॉकेट भी कहां बनते हैं? VSSC में। परंतु साउंडिंग रॉकेट जो है ये बनते हैं, याद रखिएगा, VSSC में। और VSSC में जहां बनते हैं उनसे 2 किलोमीटर दूर इनके लिए लॉन्च पैड बनाया है और इनको हम वहीं से लॉन्च कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि साउंडिंग रॉकेट जहां बनते हैं, साउंडिंग रॉकेट वहीं से लॉन्च भी किए जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट TERLS में बनते हैं। TERLS का नया नाम क्या हो गया है? VSSC। VSSC में ही बनते हैं, VSSC से ही इनको छोड़ा जाता है, याद रहेगा। और लॉन्चिंग रॉकेट कहां बनते हैं? VSSC में बनते हैं, लेकिन इनको छोड़ा जाता है SDSC से। साउंडिंग रॉकेट बनते हैं VSSC में, केरला में बनते हैं, और VSSC केरला से ही छोड़े जाते हैं। लॉन्चिंग रॉकेट VSSC केरला में बनते हैं, लेकिन लॉन्चिंग रॉकेट जब बन जाते हैं तब उनको लॉन्च करने के लिए केरला से आंध्र प्रदेश लाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में एक सेंटर है SDSC। तो SDSC सेंटर से लॉन्चिंग रॉकेटों को कृत्रिम उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है।
मतलब कहानी आपको क्लियर हो गई होगी अब कि दरअसल में जितने भी प्रकार के रॉकेट होते हैं, अब मैं प्रीवियस स्लाइड में चल रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा आराम से, है ना। तो जितने भी रॉकेट होते हैं, तो दो टाइप के रॉकेट होते हैं, ये दोनों के दोनों टाइप के रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट कहाँ बनते हैं, वीएसएससी में बनते हैं। लेकिन ये रॉकेट जहाँ बनते हैं वहीं से लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन ये रॉकेट जहाँ बनते हैं, केरला के वीएसएससी में बनते हैं, ये यहाँ से लॉन्च नहीं किए जाते। केरला में बनने के बाद इनको ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है आंध्र प्रदेश, लगभग 1000 किलोमीटर दूर, और वहाँ से आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा था श्रीहरिकोटा द्वीप से दरअसल में एसडीएससी सेंटर से इनको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। क्लियर है कहानी। अच्छा, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई यही चीज़ देखिए भाषा के रूप में ये लिखी हुई है कि रॉकेटों जैसे, कौन सा रॉकेट वायुमंडल के अध्ययन के लिए, साउंडिंग रॉकेट। कौन सा रॉकेट कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाता है, लॉन्चिंग रॉकेट। लॉन्चिंग रॉकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण यान भी बोलते हैं और प्रमोचक यान भी बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले अच्छे से लिख लेना। तो सभी टाइप के रॉकेटों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन साउंडिंग रॉकेटों के निर्माण के साथ में साउंडिंग रॉकेटों को छोड़ा भी यहीं से जाता है। अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा, ये अपनी कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा नोट में। न केवल भारत के साउंडिंग रॉकेटों को बल्कि सारी दुनिया के साउंडिंग रॉकेटों को भी हम यहीं से छोड़ते हैं और छोड़ सकते हैं। मतलब कभी यूएसए, यूएसएसआर अपने साउंडिंग रॉकेट छोड़ने के लिए इंडिया को बोले तो इंडिया कहेगा बिल्कुल आप आइए, हमारा वीएसएससी सेंटर इसके लिए एकदम रेडी है। तो वीएसएससी सेंटर से न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सभी देशों के साउंडिंग रॉकेट छोड़ने की व्यवस्था है। तो हम यहाँ से छोड़ेंगे तो निश्चित रूप में कुछ पैसा वैसा ले लेंगे। अब ऐसा क्या है कि साउंडिंग रॉकेट भारत सहित सारे दुनिया के सभी देशों के साउंडिंग रॉकेट यहाँ से छोड़े जाते हैं, बस अभी इतना बता पाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें आप जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ोगे। इसी सेंटर के पास पड़ती है इक्वेटर, तो इसी सेंटर के पास मतलब वीएसएससी से काफ़ी नज़दीक पड़ती है इक्वेटर। और जब भी हम किसी भी रॉकेट को इक्वेटर के पास से छोड़ते हैं तो हमेशा पृथ्वी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ये रॉकेट भी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। तो जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उस दिशा में ये रॉकेट भी घूमते हैं। तो एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च नहीं करना पड़ता, पृथ्वी की दिशा में ही दरअसल में ये सापेक्ष गति करते हैं, तो जिससे हमारा बहुत सा फ्यूल बच जाता है, बहुत सा फ्यूल बच जाता है। इसीलिए हम हमेशा साउंडिंग रॉकेट को इंडिया के तो ठीक है और दूसरे देशों के साउंडिंग रॉकेट सारे देश यहीं से छोड़ने की कोशिश करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास पड़ती है, भूमध्य रेखा पास पड़ती है। क्लियर हो गई कहानी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। डाउट हो बिल्कुल पीछे चले जाना, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। इसरो का जो दूसरा सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जल्दी जल्दी से बताइए इसरो का पहला सेंटर कौन सा है, वीएसएससी। वीएसएससी किसके नाम पर होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। डॉक्टर विक्रम साराभाई वो व्यक्ति है जिसने इसरो को, इनको स्पार को बनाने में मदद की थी। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, इसरो यदि एक पौधा है उसको लगाया है निश्चित रूप में किसने, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। तो उस पौधे को सच में अपने खून से सींचा है डॉक्टर सतीश धवन ने। जैसे इस्लाम के ओरिजिन में डॉक्टर मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा रोल है। प्रॉफिट पैगंबर को हम हमेशा याद करते हैं क्योंकि इस्लाम का प्रादुर्भाव उनसे ही हुआ है। लेकिन कोई भी धर्म जो आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप में बलिदानों के कारण, तो हसन और हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को एक नई ऊंचाइयां दी। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है कि विक्रम साराभाई जो हैं उन्होंने दरअसल में स्पेस कार्यक्रमों को स्टार्ट किया, लेकिन सतीश धवन वो वैज्ञानिक हैं जिनके कारण इसरो आज ऊंचाइयों पर है, नई बुलंदियों पर है। याद रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का जनक किसे कहते तो विक्रम साराभाई, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का वास्तविक जनक किसे कहते हैं, रियल फाउंडर कौन है,
डॉक्टर सतीश धवन। और आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन अब आप जरूर याद रखिएगा, जितने भी साइंटिस्टों को आप जानते हैं, इंडियन साइंटिस्टों को, उसमें सबसे पढ़ा लिखा यदि कोई साइंटिस्ट है तो वो यही है जिसके नाम पर इंस्टीट्यूट है, मतलब सतीश धवन। याद रहेंगी चीजें, सबसे पढ़ा लिखा साइंटिस्ट। तो डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कब से स्टार्ट हो गया था ये, मतलब कब से इस पर शुरुआत हो गई थी कार्य की, तो याद रखिएगा साल 1971 से। जिस तरह से VSSC को शुरू में बोला जाता था TERLS, कब बना था, 1962 में। नया नाम कब हो गया VSSC, 1972 में। इसी तरह से यहां भी है। SDSC को शुरुआत में ये बोला जाता था, याद रखिएगा, बिल्कुल ये सिंपल चीज है, SHAR, श्रीहरिकोटा रेंज बोला जाता था। याद रहेगा ये चीज। और श्रीहरिकोटा रेंज कब से बना है, देखिए साल 1971 से। और अब नया नाम क्या है, SDSC। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, हालांकि आप कर लोगे, आप जरा देखिएगा। आज जिसे हम SDSC कहते हैं वो शुरुआत में श्रीहरिकोटा रेंज बोला जाता था। याद रहेगा ये चीज। और कई किताबों में श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज भी है, तो कंफ्यूज मत होना, श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, ये सार का फुल फॉर्म है। इसको हम SDSC कब से कहने लगे, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, जैसे VSSC हम TRLS को कब कहने लगे, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ हुई, उसी तरह से आप देखिएगा डॉक्टर सतीश धवन की डेथ कब हुई है, तो डॉक्टर सतीश धवन की डेथ के बाद ही SHAR को हम SDSC बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, ये चीज। और इस रहस्य का पर्दा मैं उठाऊंगा जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, वहां मैं बता दूंगा। लेकिन आप जरूर ढूंढ कर रखिएगा कि SDSC नामकरण कब से हुआ है, याद रहेगा। ऐसा किसने दरअसल में सार को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, मतलब विक्रम साराभाई ने ही SDSC की आधारशिला रखी थी। याद रहेगा ये चीज। सोचो, मरने से पहले भी आदमी काम कर रहा है, 71 के दिसंबर में डेथ हो जाएगी, और सोचो वो स्टार्टिंग में काम कर रहा है। अच्छा, कहाँ है SHAR का मुख्यालय, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, श्रीहरिकोटा। और कौन सी झील है, मैंने आपको बताया था कि पुलिकट झील के पास में, या पुलिकट लेक के पास में है दरअसल में ये श्रीहरिकोटा। सार जो है वो क्या करता है कि जो लॉन्चिंग रॉकेट होते हैं, जो प्रक्षेपण यान होते हैं, उनमें कृत्रिम उपग्रहों को टिप में रखकर उनको अंतरिक्ष में ले जाता है। याद रहेगा ये चीज, मतलब लॉन्चिंग रॉकेटों को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है किसकी मदद से, तो लॉन्चिंग रॉकेट जो हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके साथ में कृत्रिम उपग्रह भी जाते हैं। इसी वजह से SDSC को कहते हैं लॉन्च पैड। लॉन्च पैड का मतलब होता है जहां से लॉन्चिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं। तो बताइए कहां से लॉन्चिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं, SDSC से। याद रहेगा ये चीज। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इसरो का लॉन्च पैड किसे कहते हैं, तो SDSC। लेकिन साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च पैड किसे कहते हैं, साउंडिंग रॉकेट कहां से छोड़े जाते हैं, VSSC से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगले सेंटर की तरफ। तो इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें सारी चीजें अपन ने पहले ही क्लियर कर ली। अब चलते हैं मुद्दे की चीज पर, इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है, अच्छे से देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहा हूं, कब से बनना स्टार्ट हुआ, ये शुरुआत कब से हुई, आंसर है इसकी शुरुआत होती है बेटा जी 1972 से। कौन बनाएगा इसको, डॉक्टर विक्रम साराभाई। हाँ, दरअसल में डॉक्टर विक्रम साराभाई की 1972 में तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है ही नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सैटेलाइट बनाने के लिए 1969 से इसरो को गाइडलाइन देती थी। भाई याद करिए, आर्यभट्टा कहाँ बना होगा, आर्यभट्टा तो निश्चित रूप में इसरो सेंटर में ही बना होगा ना। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 से ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि हमको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना होगा। तो इसलिए इस सेंटर के पीछे भी हाथ किसका है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का। देखो विक्रम साराभाई हर जगह अवेलेबल है, इसलिए स्पेस प्रोग्राम का हम उनको क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। अब आता है मुख्यालय, कहाँ पर है मुख्यालय आईसैक का, आईसैक का मुख्यालय है कर्नाटक बेंगलुरु। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण होता है।
कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? तो आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम घूम कर पृथ्वी की इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल कराते हैं। तो समस्त कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण कहाँ पर होता है? आईसैक में होता है। आईसैक का फुल फॉर्म इसरो सैटेलाइट सेंटर। अच्छा, अब यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, कौन से क्वेश्चन पूछूं अच्छे से समझिएगा। जैसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसरो ने सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा बनाया था? तो इसरो ने सबसे पहला सैटेलाइट बनाया था आर्यभट्टा। बताइए आर्यभट्टा कहाँ बना होगा? निश्चित रूप में आईसैक में बना होगा। इंडिया का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह, ये मैं आगे आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, अभी जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुनेगा। तो भारत का सबसे पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह नाम है भास्कर, कहाँ बना होगा? निश्चित रूप में आईसैक में बना होगा, बेंगलुरु में बना होगा। भारत का पहला सही तरीके से कार्य करने वाला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो था वो IRS-1A था। कहाँ बना? आईसैक में बना। इसी तरह से आपने शायद नाम सुना होगा कार्टोसैट, इसको स्काई ऑफ द अर्थ बोलते हैं, सॉरी आई ऑफ द अर्थ बोलते हैं अंतरिक्ष की आंख, आई ऑफ द अर्थ बोलते हैं। कहाँ बना होगा? निश्चित रूप में आईसैक में। रिसोर्स सेट, पृथ्वी के अंदर जो खनिज वगैरह छुपे हुए हैं उनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है इससे। कहाँ बना? आईसैक। राडार इमेजिंग सैटेलाइट जिसको हम रीसेट कहते हैं, कहाँ बना होगा? निश्चित रूप में आईसैक में। कहने का सीधा सा मतलब है, और आगे चल के इनसैट सीरीज के सारे सैटेलाइट है ना, जीसैट सीरीज के सारे सैटेलाइट, फिर रोहिणी सीरीज के सारे सैटेलाइट, स्रॉस सीरीज के सारे सैटेलाइट, मतलब कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो दरअसल में कहाँ पर बनते हैं बेटा जी? याद रखिएगा, वो सब बनते हैं दरअसल में कहाँ पर? आईसैक में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? अच्छा, अब इसके बाद जो अगला है SAC, याद रखिएगा आईसैक और सैक में भारी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो सैक जो होता है ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। याद रहेगा उस समय कौन होगा? निश्चित रूप में विक्रम साराभाई होंगे। और याद करिए 1966 में क्या चीज होगी? इनकोस्पार काम कर रहा होगा, क्योंकि इनकोस्पार काम कर रहा है 62 से लेकर 69 के पहले, इसरो के पहले तक, तो इनकोस्पार काम कर रहा है। मुख्यालय कहाँ पर है दरअसल में इसका? मुख्यालय है गुजरात अहमदाबाद। और गुजरात अहमदाबाद जो है याद रखिएगा ये वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने कौन सा आश्रम बनाया था? साबरमती आश्रम बनाया था। अच्छा, अब इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि निम्नलिखित में से किस सेंटर को अहमदाबाद का इसरो कहते हैं? तो सैक को दरअसल में हम कहते हैं अहमदाबाद का इसरो। अब क्यों कहते हैं याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसरो जो भी काम करता है उसकी प्लानिंग सबसे पहले इसी सेंटर में होती है। जैसे इसरो अभी कुछ समय में शुक्र मिशन करने वाला है, इसरो कुछ समय बाद आदित्य L1 मिशन करेगा, इसरो कुछ समय बाद किसी दूसरे ग्रह पर या कुछ भी जो मिशन करेगा, तो इसरो जब भी किसी दूसरे ग्रह पर या किसी दूसरे उपग्रह पर मिशन करता है तो उस मिशन के लिए पूरी प्लानिंग इसी सेंटर में होती है। मतलब आईसैक की प्लानिंग को खुद इसरो का चेयरमैन जो होता है वो विजुलाइज करता है, वो उसको देखता है, क्योंकि जो प्लानिंग सैक में होगी उसी प्लानिंग पर तो पूरे तरीके से काम कौन करेगा? आगे चल के इसरो करेगा। तो कहने का मतलब है जो काम इसरो करता है उसकी पूरी प्लानिंग जो करती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हुई। तो इसी वजह से अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सारी प्लानिंग जो है वो अहमदाबाद गुजरात में होती है, और इसी वजह से इस सेंटर को हम अहमदाबाद का इसरो कहते हैं। याद रहेगी, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की प्लानिंग के कारण। तो इसरो के कितने सेंटर हो गए? 4 मुख्य सेंटर हो गए। अब चलते हैं इसरो के 5वें सेंटर की ओर। तो याद रखिएगा इसरो का 5वां जो सेंटर है जिसको हम कहते हैं द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का मतलब ये होता है, पहले तो इसका 3 हेड ऑफिस है।
3 हेड ऑफिस का मतलब क्या हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए। एक केरला में है, ये केरला में है तिरुवनंतपुरम, एक कर्नाटका में है और एक तमिलनाडु में है। सही है। सबसे पहले होता क्या है कि जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ 2 काम होते हैं। अच्छे से सुनिएगा, तिरुवनंतपुरम में 2 काम होते हैं। कौन कौन से 2 काम होते हैं? सबसे पहला काम जो होता है, आप समझ लीजिए, पहले जल्दी से बताइए, साउंडिंग रॉकेट कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा। लॉन्चिंग रॉकेट कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा, लेकिन अपने साथ किसको लेकर जाएगा? कृत्रिम उपग्रहों को लेकर जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो जो रॉकेट होता है, कोई भी रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट हो चाहे लॉन्चिंग रॉकेट हो, उसके अंदर हम एक चीज भरते हैं जिसको हम कहते हैं प्रणोदक। यहां प्रणोदक का मतलब होता है ईंधन और ऑक्सीकारक मिश्रण। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रणोदक जो है उसमें ईंधन भी होगा, प्रणोदक जो होता है उसमें ईंधन भी होता है, और यही चीज तो जलकर ऊष्मा देगा और यान ऊपर जाएगा। और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए हमको साथ में ही डालना पड़ता है ऑक्सीकारक मिश्रण। क्या डालना पड़ता है हमको बेटा जी साथ में? ऑक्सीकारक मिश्रण। क्लियर है कहानी? तो ऑक्सीकारक मिश्रण और ईंधन, इन दोनों को दरअसल में हम क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। मतलब रॉकेटों में दोनों चीजें भरी जाती हैं। कोई भी रॉकेट हो, साउंडिंग रॉकेट हो चाहे लॉन्चिंग रॉकेट हो, तो दोनों चीजें भरी जाएंगी। मतलब ईंधन भी भरा जाएगा, ऑक्सीकारक मिश्रण भी भरा जाएगा। मतलब क्या भरा जाएगा? प्रणोदक भरा जाएगा। याद रहेगा ये चीज। अब प्रणोदक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस प्रणोदक, याद रखिएगा। एक होता है ठोस प्रणोदक, एक होता है द्रव प्रणोदक, और एक होता है संकर प्रणोदक, जिसको हाइब्रिड प्रोपेलेंट कहते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं ठोस प्रणोदक किसे कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले प्रणोदक का मतलब बताइए जल्दी से कि प्रणोदक किसे कहते हैं। तो प्रणोदक का मतलब होता है जो ईंधन और ऑक्सीकारक मिश्रण से मिलकर बना हो। ठीक है। ठोस प्रणोदक का मतलब है जिसमें ईंधन भी क्या हो? ठोस हो। ऑक्सीकारक मिश्रण भी क्या हो? ठोस हो। ये होता है ठोस प्रणोदक। द्रव प्रणोदक का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। द्रव ईंधन के रूप में हो और ऑक्सीकारक मिश्रण भी द्रव के रूप में हो, तो यह हो गया द्रव प्रणोदक। संकर प्रणोदक में जैसे शंकर जी आधे पार्वती आधे शिव, तो उसी तरह से यदि ईंधन ठोस होगा और ऑक्सीकारक मिश्रण जो है वो क्या होगा? द्रव होगा। कहने का मतलब है किसी भी रॉकेट में, चाहे वो साउंडिंग रॉकेट हो चाहे वो लॉन्चिंग रॉकेट हो, हम या तो ठोस प्रणोदक भरेंगे, या तो द्रव प्रणोदक भरेंगे, या तो संकर प्रणोदक भरेंगे। तो सभी प्रकार के प्रणोदक यहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं? तिरुवनंतपुरम में। और एक और चीज होती है, ये देखिए, प्रणोदकों का निर्माण सभी रॉकेटों में या प्रक्षेपण यानों में जो भी प्रणोदक भरा जाता है, प्रणोदक मतलब ईंधन और ऑक्सीकारक मिश्रण दोनों भरा जाता है, ये कहाँ बनेंगे? ये बनते हैं तिरुवनंतपुरम केरला में। और तिरुवनंतपुरम केरला में एक और चीज बनती है जो GSLV प्रक्षेपण यान में यूज होता है, क्रायोजेनिक इंजन। अब ध्यान से सुनेगा, दरअसल में LPSC की वैल्यू क्रायोजेनिक इंजन के कारण है। और क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल भरेंगे हम। याद रहेगी ये चीज, क्रायोजेनिक इंजन में क्या? क्रायोजेनिक ईंधन भरेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, अभी सिर्फ आप सुन लीजिए क्योंकि ये आगे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। क्रायोजेनिक इंजन सिर्फ GSLV में यूज होता है। किस में यूज होता है? GSLV प्रक्षेपण यान में सिर्फ यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन। तो जो पहला सेंटर है तिरुवनंतपुरम, अच्छे से समझिएगा, यहां पर क्रायोजेनिक इंजन की डिजाइन बनती है। मतलब इंजीनियर लोग जो होते हैं, जल्दी से बताओ वो क्या बनाएंगे? क्रायोजेनिक इंजन का डिजाइन बनाएंगे। जब डिजाइन बन जाएगा
तो इस क्रायोजेनिक इंजन को बेंगलुरु लाया जाता है और बेंगलुरु में फिर क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण होता है। और याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन किस में लगता है बेटा जी? तो क्रायोजेनिक इंजन लगता है जीएसएलवी में। और जब क्रायोजेनिक इंजन का डिज़ाइन तैयार कर दिया इंजीनियरों ने तिरुवनंतपुरम में, उस डिज़ाइन को लेकर बेंगलुरु कर्नाटक में आएंगे तो निर्माण कार्य शुरू होगा क्रायोजेनिक इंजन का। और फिर महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्रायोजेनिक ईंधन भरने के बाद उसकी टेस्टिंग भी होगी। तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन जो है, क्रायोजेनिक, ये इंजन लिखा है ई फॉर इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग जो है, जल्दी से बताइए कहाँ होगी? तो क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग जो है, जो परीक्षण है वो कहाँ पर होगा? निश्चित रूप में महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। मतलब कहने का है एलपीएससी इसरो का वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर साउंडिंग रॉकेट, लॉन्चिंग रॉकेट, दोनों रॉकेटों के अंदर जो सामग्री भरी जाती है जिसको हम प्रणोदक कहते हैं, उसका निर्माण एलपीएससी के पहले सेंटर में होता है। मतलब ठोस प्रणोदक, द्रव प्रणोदक, संकर प्रणोदक तिरुवनंतपुरम में बनेंगे, केरला में बनेंगे। क्यों बनेंगे? याद करिए, क्योंकि लॉन्चिंग रॉकेट और साउंडिंग रॉकेट केरला में तो तैयार होते हैं, इसलिए उनके अंदर का फ्यूल भी वहीं बनेगा। और फिर जीएसएलवी प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होता है क्रायोजेनिक इंजन। उस क्रायोजेनिक इंजन को तिरुवनंतपुरम में इंजीनियर बनाएंगे। इंजीनियर नक्शा बनाने के बाद उसे बेंगलुरु में भेज देंगे, तो फिर बेंगलुरु में साइंटिस्ट उसको बनाएंगे और लास्ट में जब साइंटिस्ट बना देंगे तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल भर के हम महेंद्रगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों में उसकी टेस्टिंग करेंगे। मतलब क्रायोजेनिक इंजनों के निर्माण के लिए एलपीएससी को याद किया जाता है। मतलब यदि क्रायोजेनिक इंजन नहीं होते तो एलपीएससी नहीं होता, या एलपीएससी यदि नहीं होता तो सही है ये कि एलपीएससी यदि नहीं होता तो फिर क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनता, और क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता तो फिर जीएसएलवी प्रक्षेपण यान नहीं होता, और जीएसएलवी प्रक्षेपण यान नहीं होता तो निश्चित रूप में हम चंद्रयान 2 मिशन जो 2019 में किया हम कभी नहीं कर पाते। अभी हम गगनयान करने वाले हैं, किसकी बदौलत करने वाले हैं? जीएसएलवी की बदौलत। और जीएसएलवी में क्या लगेगा? क्रायोजेनिक इंजन। मतलब जीएसएलवी की जो उपलब्धियां हैं वो कभी नहीं भुनाई जा सकती यदि एलपीएससी नहीं होता तो इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, और जिनको यदि चीजें क्लियर हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? आप खुद देखिए, इसका हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। इसरो का 6वां मुख्य सेंटर है। सन 2008 में बना था ये। उस समय इसरो के चेयरमैन थे माधवन नायर। उन्हीं के कहने पर दरअसल में इसरो ने अपने 6वें सेंटर के रूप में इसको एक्सेप्ट किया था। अब ये एनआरएससी, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन, ये काम क्या करता है? तो इसका यदि आपको काम समझना है तो आपको चलना होगा एक बेसिक पर। क्या बेसिक पर? चलिए समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कृत्रिम उपग्रह, अच्छे से देख लीजिए, मैं इस बार कृत्रिम उपग्रह लिख रहा हूँ, रॉकेट नहीं लिख रहा हूँ। कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा? पहला प्रकार होता है सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह, इंग्लिश में कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आरएसएस। अच्छा, दूसरे होते हैं दूर संचार उपग्रह। ये दूसरे जो है कैटेगरी दूर संचार उपग्रह, इन्हीं को कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो याद रखिएगा ये सैटेलाइट के 2 मेजर प्रकार होते हैं। वैसे सैटेलाइट तो और भी बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 ही मेजर प्रकार के होते हैं। अब मैं अभी आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल। जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, इनका काम होता है पृथ्वी की सतह के चित्र लेना। तो पृथ्वी की सतह के ये क्या करेंगे? चित्र लेंगे, मतलब फोटो खींचेंगे पृथ्वी की। वो गाना सुना होगा, खींच मेरी फोटो। तो बस ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, ये पृथ्वी की सतह की इमेज खींचते हैं।
अगर हमारे पास बहुत सारी इमेज आ गई पृथ्वी की, तो फिर हम बड़े आराम से पृथ्वी की इमेज को लेकर पृथ्वी का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। मतलब पृथ्वी के मानचित्रण में कौन से सैटेलाइट सहयोगी होते हैं? निश्चित रूप में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पृथ्वी की सतह के चित्र लेता है कौन? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रोमैटिक कैमरा। भाई कैमरे की मदद से ही तो दरअसल में हम पिक्चर लेंगे ना। तो जो सैटेलाइट होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, उसके अंदर कौन सी कैमरा लगा होता है? पैनक्रोमैटिक कैमरा। और इसी पैनक्रोमैटिक कैमरे के कारण ये पृथ्वी की सतह का चित्र लेते हैं, जिस वजह से पृथ्वी का हम मानचित्रण बना पाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। अर्थ का इमेज लेते हैं, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, मतलब पृथ्वी की सतह का चित्र लेते हैं तो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। और अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं? मानचित्र बना सकते हैं। इसलिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कहते हैं मैपिंग सैटेलाइट। याद रहेगा। इंडिया का सबसे पहला रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है एक्सपेरिमेंटल, उसका नाम है भास्कर। बस शॉर्ट में लिख रहा हूं। भारत का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह है भास्कर 1। 1979 में छोड़ा गया था रूस के वोल्गोग्राद से। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। भारत का रियल ऑपरेशनल या भारत का सच में कार्यकारी सुदूर संवेदी उपग्रह है IRS-1A। इसको भी रसिया से छोड़ा गया था, लेकिन बैकानूर के कापुस्तिलियार लॉन्च सेंटर से। क्लियर है ये चीज? तो छोड़ा कहां से गया ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे वाले कैटेगरी की तरफ। दूसरी वाली कैटेगरी कौन सी है? दूर संचार उपग्रह। तो दूर संचार उपग्रह जो हैं, इनकी दो सीरीजें हैं दरअसल में। मतलब इनके प्रकार नहीं है, इनकी सीरीजें चलती हैं। तो कौन सी सीरीज चलती हैं बेटा जी? अच्छे से देख लीजिए। इनकी जो दो सीरीज चलती हैं उसमें पहली है इनसैट सीरीज, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, इनसैट सीरीज बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 से हुई थी। और 2000 में इस सीरीज को बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि फिर ज़्यादा पेलोड को, ज़्यादा हैवी वेट सैटेलाइट को ले जाने के लिए इनसेट की जगह जी सेट सीरीज चलने लगी। तो जी सेट सीरीज कब से काम कर रही है? 2001 से, और अभी तक काम कर रही है। मतलब आज जो रेडियो का प्रसारण हो रहा है, आज जो टीवी चल रही है, आज जो मोबाइल चल रहे हैं, आज जो कॉर्डलेस फोन चल रहे हैं, है ना, आज जो इंटरनेट चल रहा है, मतलब जितनी भी संचार सेवाओं का आनंद हम ले पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सैटेलाइट के कारण? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कारण। तो इस तरह से कृत्रिम उपग्रहों के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। अब सुनिए बहुत गौर से मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बार फिर से आप मुझे ये बता दीजिए कि कृत्रिम उपग्रहों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों का पहला प्रकार कौन सा है? सुदूर संवेदी। कृत्रिम उपग्रहों का दूसरा प्रकार कौन सा है? निश्चित रूप में कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। तो यदि आपको ये बेसिक समझ में आ गया हो, तब हम चलते हैं आगे और अब शुरू करते हैं मुद्दे की चीज। जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत ने छोड़े हैं, उन सभी पर निगरानी या कंट्रोलिंग रखती है NRSC सेंटर, जो कि हैदराबाद में है। मतलब सुदूर संवेदी उपग्रहों पर, जल्दी से बताइए, निगरानी कौन सा संस्थान रखता है? आंसर है NRSC। और जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं, ये सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इन पे निगरानी या इन पे कंट्रोलिंग 2 सेंटर रखते हैं। इसमें से पहला जो सेंटर है वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में जिस जगह है उसे हम कहते हैं हासन। कर्नाटक को शॉर्ट में KR लिख दे रहा हूं। और दूसरी जगह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भोपाल। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सही तरीके से अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके लिए
दो कंट्रोलिंग सेंटर हमने बना रखे हैं। तो पहला कर्नाटका में है, याद रहेगा, हासन में, और दूसरा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो एमपीपीएससी आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगी कि दूर संचार उपग्रहों की निगरानी मध्य प्रदेश में कहां से की जाती है? भोपाल से। और भोपाल के सेंटर को नाम दिया है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये दरअसल में भोपाल में वो सेंटर है जहां से दरअसल हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ट्रेस करते हैं, वो सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हैदराबाद का एनआरसी सेंटर काम करता है। और दूर संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए दो सेंटर हमने बना रखे हैं। एक तो कर्नाटका में हासन, वहां से ट्रैक किया जाता है इनसैट और जी सेट सीरीज के सैटेलाइट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अभी 2000 देख लीजिएगा शायद 5 से हमने मध्य प्रदेश के भोपाल में दरअसल में एक नया सेंटर बनाया है जो दूर संचार उपग्रहों पर निगरानी रखता है। तो इस तरह से यहाँ हमारा इसरो के 6 मेजर सेंटर जो हैं वो क्लोज होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यदि कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा। एक काम करते हैं, जरा जल्दी से मैं आपको फटाफट इनको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। और रिवाइज कैसे कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड से रिवाइज करा रहा हूँ मैं इसरो के 6 मेजर सेंटर में से। तो इसरो के 6 मेजर सेंटर बिल्कुल जल्दी से देखेंगे 1 मिनट में, है ना? बढ़िया, तैयार हो जाइए आप लोग भी। इसरो के 6 मेजर सेंटर की हम बात करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसरो का सबसे पहला सेंटर जो है वो इसरो का सबसे बड़ा सेंटर है। उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? केरला में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में कहाँ पर है? निश्चित रूप से तुम्बा में कहाँ? मैकडेलन चर्च। तो मैकडेलन चर्च के अंदर ही सभी प्रकार के रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन जो रॉकेटों की पहली कैटेगरी है, नाम है साउंडिंग रॉकेट, वो 1 किलोमीटर दूर एक जगह है तुम्बा स्टेशन, है ना? तो वहां से दरअसल में हम लॉन्च करते हैं। क्लियर चीज? दूसरा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हेड ऑफिस कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, है ना? पुलिकट लेक है वहां पर। तो साउंडिंग रॉकेट यदि वीएसएससी से छोड़े जाते हैं तो लॉन्चिंग रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, मतलब एसटीएससी से। आईसैक क्या काम करता है? जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, चाहे वो सुदूर संवेदी उपग्रह हैं, है ना, जिनको अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं, या अर्थ मैपिंग सैटेलाइट कहते हैं, या पेन क्रोमेटिक कैमरा बेस्ड सैटेलाइट कहते हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, चाहे आर्यभट्टा हो, चाहे भास्कर हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे कार्टोसैट हो, कोई भी कृत्रिम उपग्रह है, कहाँ बनेगा? निश्चित रूप में आईसैक में बनेगा। लेकिन यदि मैं पूछूं कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों की प्लानिंग कहाँ होती है? अहमदाबाद, गुजरात में। और इसलिए इसको अहमदाबाद का इसरो भी कहते हैं। द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र के हेड ऑफिस 3 जगह हैं। अच्छे से देख लीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं। तिरुवनंतपुरम में क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण होगा कि डिजाइन बनेगा? इंजीनियर डिजाइन बनाएंगे। और जब डिजाइन रेडी हो जाएगा तो सोचो एक दूसरे स्टेट वो डिजाइन पहुंचेगी, कर्नाटका, बेंगलुरु, याद रहेगा। और कर्नाटका बेंगलुरु में फिर रियल में जो इंजीनियर हैं वो दरअसल में बनाएंगे, मतलब ये डिजाइन बनाएंगे केरला में, और यहाँ पर रियल काम होगा। और जब तैयार हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन बन के, उसमें फ्यूल डल के, तो टेस्टिंग हम कहाँ कर लेंगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में, जो तमिलनाडु में है। अच्छा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र मतलब एनआरएससी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद। याद रखिएगा, ये हैदराबाद जो जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर हम नजर रखते हैं। अब एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, इसको मैं स्पेस टेक्नोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो है अभी क्वेरी आपके दिमाग में डाले जा रहा हूं। न केवल इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब होता है
ओशियन सेट, रिसोर्स सेट, रीसेट, कार्टोसैट, है ना, IRS, ये सभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं इंडिया के। तो इन पर तो निगरानी, इन पर कंट्रोलिंग तो NRSC रखता ही है, साथ में दूसरी दुनिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे भी नजर इसरो का यही सेंटर रखता है। भारत सहित दुनिया के और दूसरे देशों के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर नजर NRSC रखता है। अब ऐसा क्यों, ये मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है अपना स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट वाला, ये यहाँ होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट अब हम पढ़ने वाले हैं कि कृषि से संबंधित कौन कौन से दरअसल में इंस्टीट्यूट हैं जो कि राष्ट्रीय विकास में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आइए इनको भी देखने की अपन कोशिश करते हैं और डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। तो हमने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संस्थानों को कवर किया, रक्षा प्रौद्योगिकी में संस्थानों को कवर किया, इसके बाद में फिर हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट को कवर किया, और आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूटों को अब हम कवर करने वाले हैं। मतलब इसके ठीक पहले हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि अनुसंधान से संबंधित संस्थान, मतलब इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिसर्च।